हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लगातार हर सब्जेक्ट का मॉडल पेपर आपके लिए ला रहे हैं और बहुत से स्टूडेंट्स का हमारे पास ये कमेंट भी आया है, हमसे मिले भी हैं कुछ स्टूडेंट्स, और वो बता रहे हैं कि भैया आपका जो मॉडल पेपर था, जो आपने जिस तरीके से बताया उस तरीके से हमारे एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे, यानी कि कुछ क्वेश्चन क्या बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में फंसे हुए थे। सो आपके मॉडल पेपर से या जो आपने तरीका बताया उससे काफ़ी हमको हेल्प मिला। सो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए इंग्लिश का भी मॉडल पेपर लाया जाए और बताया जाए उसका पूरा सॉल्यूशन, ताकि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। जो हमारा परसों इंग्लिश का पेपर होने वाला है क्लास 10th के लिए, उसका हम मॉडल पेपर यहाँ पे लाए हुए हैं, जो कि ऑफिशियल मॉडल पेपर है, यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। अगर आप इसको सॉल्व कर ले जाते हैं ना, पूरा सॉल्व करके जाते हैं आपके एग्ज़ाम में विथ योर प्रिपरेशन, ठीक है, प्रिपरेशन के साथ अगर इसको आप करके जाते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका 90+ आने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, आपके 95+ भी आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मॉडल पेपर से। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन यहाँ पे इन्होंने दे दिया है, तो इन इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो कर लीजिएगा आराम से। ठीक है, पढ़ भी सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, आपको पता ही होगा, आप लोग करते आ रहे होंगे हर सब्जेक्ट में ये चीज़। ठीक है, सो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं पार्ट 1 में शुरुआत में ही यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था कि पार्ट 1 में हमारे 2 पैसेज आने वाले हैं। 2 पैसेज आने वाले हैं, हो सकता है वो आपके सिलेबस से हों, अदरवाइज़ अगर बाहर से भी आ रहा है, यानी कि आउट ऑफ सिलेबस से भी आ रहा है, तो आप उसको अटेम्प्ट कर लेंगे इजीली, क्योंकि आपको सिंपल सा उसे पढ़ना है। एक कहानी होगा, कहानी को पढ़ने के बाद में उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछ जाएंगे, ठीक है, उसके नीचे, और उसका आंसर आपको करना रहेगा। तो वही प्रोसेस आपको करना है, वही अपनाना है। यहाँ पे सबसे पहले इस पैसेज को आराम से पढ़ लेंगे और इससे संबंधित यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको करना है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे पैसेज को पढ़ते हैं और इसका आंसर करते हैं। तो पैसेज यहाँ पे कुछ इस प्रकार का है। दिस इज ग्रेट लेसन फॉर ऑफ अस टू लर्न दैट इन ऑल मैटर्स द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक, द एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड the extreme negative are always similar. When the vibrations of light are too slow, we do not see them, nor do we see them when they are very rapid. So with the sound, when very slow in pitch, we do not hear it. When very high, we do not hear it either. Of like nature is the difference between resistance and non-resistance. अब यहाँ पे पहले इसका मैं हिंदी बताता हूँ। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो चैप्टर है ना, जो यहाँ पे पैसेज है, इसके बारे में बताया गया है, काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए है। और बताया गया इसमें कि जितने भी इस पृथ्वी पे पदार्थ हैं, सब में 2 सिमिलर चीज़ें होंगी। एक हमारा पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। ठीक है, 2 अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों को सिमिलर इसमें बताया गया है। ठीक है, एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, लेकिन दोनों को सिमिलर बताया गया है। यहाँ पे लाइट के बारे में क्या बताया गया है कि अगर लाइट का वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा स्लो है तो भी हम उसको नहीं देख पाएंगे, और काफ़ी ज़्यादा तेज़ है तो भी उसको नहीं देख पाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे साउंड के बारे में बताया गया है कि साउंड का जो पिच होता है ना, अगर काफ़ी ज़्यादा स्लो है तो भी हम नहीं सुन सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा है वाइब्रेशन, काफ़ी ज़्यादा है उसका पिच, तो भी हम नहीं सुन सकते हैं। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एस्पेक्ट लिया गया है और दोनों को सिमिलर बताया गया है। और यहाँ पे आगे बताया गया है यहाँ पे कि जो नेचर है ना, वो रेजिस्टेंस और नॉन रेजिस्टेंस के बीच में डिफरेंस है। और यहाँ पे उसके आगे बताया गया है, वन मैन डज नॉट रजिस्ट बिकॉज ही इज वीक, लेजी एंड कैन नॉट, and the other man knows that he can strike an irresistible blow if he likes it. He not only does not strike but blesses his enemies. The weak who shows non-resistance is oppressed, while the stronger one commits a sin if he offers resistance. अब देखिए इसमें है क्या ना, इसके आगे बताया गया है कि 2 आदमी हैं और 2 अलग अलग आदमी है। ठीक है, पहला आदमी क्या करता है, पहला आदमी काफ़ी कमज़ोर है, काफ़ी गरीब है, कमज़ोर है, लेजी है। ठीक है, और वह क्या कर सकता है, दूसरों को कुछ भी नहीं कर सकता है, बस दूसरों को ब्लेसिंग दे सकता है। और पहला आदमी क्या करता है ना, अपने शत्रुओं को भी ब्लेसिंग देता है, अपने शत्रुओं को भी आशीर्वाद देता है। और दूसरा आदमी जो है ना, वह पहले आदमी को सताता है, यानी कि जो दूसरा आदमी है पहले आदमी को सताता है, डोमिनेट करता है उसे, और उसे ऑप्रेस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दूसरा आदमी है पहले आदमी से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, इसलिए उसको परेशान करता है। तो यहाँ पे इसी के बारे में बताया गया। अब चलिए इसका आंसर देखते हैं जल्दी से हम लोग, क्योंकि ज़्यादा हम लोग के पास टाइम नहीं है, हम लोग को क्या करना है, ये पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, वी आर अनेबल टू हेयर अ साउंड इफ़। अब देखिए हम जो है साउंड को सुनने में अनेबल रहेंगे कब, यहाँ पे इट इज़ टू लो, इट इज़ टू हाई, इट इज़ टू नॉइजी, बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड बी। क्यों, क्योंकि साउंड का जो पिच होता है ना, अगर काफ़ी ज़्यादा है तो भी हम नहीं सुन पाएंगे प्रॉपरली, और काफ़ी ज़्यादा कम है
उसका पिच काफ़ी कम है तो भी हम नहीं सुन पाएंगे। तो दोनों ही केस में हमारा यहाँ पे हम नहीं सुन पाएंगे साउंड को, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार का यहाँ पे है, द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक मीन्स। अब यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे पैसेज में दिया हुआ था ना, ये वाला पैसेज में यहाँ पे जो लाइन दिया हुआ था, यहाँ पे ये जो लाइन दिया हुआ था इसका मतलब पूछा है, इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर सिंपल से आप लोग पकड़ पाएंगे क्योंकि मैंने स्टोरी पूरा का पूरा आपको बताया है। ठीक है, यहाँ पे स्टोरी जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया था, तो यहाँ पे बताया गया है कि द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक मीन्स, इसका मतलब क्या है कि जो चरम बिंदु आपस में समान होते हैं। कब समान होते हैं, देखिए यहाँ पे एक्सट्रीम पॉजिटिव इज़ बेटर दैन एक्सट्रीम नेगेटिव। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट गुड, बिल्कुल सही बात है। अगर आप ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही रहेगा। वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ द सिचुएशन। अब मैंने दो सिचुएशन जो आपको बताया हर मैटर का, आप लोग देख सकते हैं दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन सिमिलर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब तीनों ही ऑप्शन सही हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इज़ करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। उसके बाद चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो। यहाँ पे जो पैसेज है ना, पैसेज में स्लो का अपोजिट क्या है, तो स्लो का अपोजिट जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रैपिड होता है। ठीक है, स्लो का अपोजिट क्या होता है, रैपिड होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, रैपिड, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पे 4 to 8 क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कुछ आपको रूल्स को फॉलो करना होगा, ग्रामर के रूल्स हो सकते हैं, उनको फॉलो करके आपको इसका आंसर करना होगा। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। आई डॉट डॉट डियर विथ माई पेरेंट्स, मतलब मैं अपने पेरेंट के साथ कहीं गया। अब कहीं गए होंगे भाई, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको करेक्ट बताना है कि कौन सा करेक्ट रहेगा, इसमें कौन सा सूटेबल रहेगा। तो यहाँ पे पढ़िए आप लोग, एक एक को आप लोग क्या करेंगे ना, इस केस में एक एक को आपको यहाँ पे सेंटेंस में लगा के चलना है, अप्लाई करके चलना है और सबका मतलब निकालते हुए चलना है, तभी इसका आंसर आप कर पाएंगे। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या है, विल गो। इसका मतलब आई के साथ अगर मैं विल गो लगाता हूँ तो क्या ये सेंटेंस सही रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। आई विल गो देयर विथ माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ जाऊँगा, सही रहेगा बिल्कुल। दूसरा देखते हैं, वेंट। आई वेंट देयर विथ माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट के साथ वहाँ गया, ये भी सही रहेगा। तीसरा देखते हैं, आई हैड गॉन विथ माई पेरेंट्स, मतलब मैं अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ जा चुका था, तो इसका भी आपका जो सेंटेंस रहेगा सही रहेगा। तो इस हिसाब से हमें पकड़ में आता है, समझ में आता है कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, जल्दी से जल्दी हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूट करते हैं। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर, अब यहाँ पे देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछ लिया है, तो अगर आपकी किताब में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी दिया है तो आप उसको एक बार इसको पढ़ लेंगे जल्दी से जल्दी। ठीक है, किताब में अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है तो सबको एक लाइन से पढ़ते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आप नई चीज़ों को जानने के लिए, ठीक है, उत्सुक हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसको बोलते हैं क्यूरियस। आप जानते होंगे अगर आप नई चीज़ें जानना चाहते हैं, कोई भी नई चीज़ जानना चाहता है तो बोलते हैं कि आप बहुत क्यूरियस है इस चीज़ को जानने के लिए, तो इसका आंसर क्या रहेगा, क्यूरियस हो जाएगा। अब चलते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं छठवां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पे कुछ बिखरे हुए सेंटेंस है, इनको जोड़ के एक नया सेंटेंस बनाना है जो कि मीनिंगफुल हो। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको पढ़ना है आराम से और एक एक वर्ड को बैठाते हुए चलना है। आपके ग्रामर के रूल्स को फॉलो करते हुए अगर जाएंगे तो आप गलती नहीं करेंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे सारे वर्ड्स को आपको क्या करना, मिला के एक नया सेंटेंस बनाना है जो कि मीनिंगफुल होना चाहिए। तो जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ना, पहले यहाँ पे माई बॉयज़ है पहले सेंटेंस में, लव्स टू शेयर हिज ब्रदर, मतलब मेरे खिलौने मेरे भाई को शेयर करना पसंद करते हैं, बिल्कुल गलत बात है भाई। खिलौनों में जान थोड़ी होता है, सजीव थोड़ी होते हैं, तो इसका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, ब्रदर लव्स हिज टॉयज टू माई शेयर, बिल्कुल गलत है। ये हमारा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इसमें बहुत ज़्यादा है, ये हमारे ग्रामर को इसको फॉलो नहीं करता है। तीसरा देखते हैं, माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज, बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर चौथा देखते हैं ना, तो चौथे में क्या है, टू शेयर माई ब्रदर हिज टॉयज लव्स, मतलब आपको क्या करना ना, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन्हीं 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है। अगर ये तीनों चीज़ें सिक्वेंसली दी हुई हैं तो वही वाला उसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का कह रहा है यहाँ पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड। अब इसमें से हमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4
क्या दे वर्ड दिया हुआ है, इसमें कौन सा मिसस्पेल्ड है, यानी कि कुछ गलती होगा, इसमें कुछ लेटर्स में गलती होगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अटेंडेंस का स्पेलिंग सही है, एक्सेप्टेंस का स्पेलिंग सही है, एक्वेंटेंस का स्पेलिंग भी सही है। तो इसका ऑप्शन जो रहेगा, आंसर जो रहेगा, ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एबंडेंस होता है ना, ABUNDANCE, इस प्रकार का स्पेलिंग होता है इसका, और यहाँ पे एक स्पेलिंग फॉल्ट है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ही जम्प्ड द बेल टू सेव द ड्रोनिंग गर्ल, वह कूदा, किसमें कूदा, कुएं में कूदा, ड्रोनिंग गर्ल को यानी डूबते हुए लड़की को बचाने के लिए वह कुएं में कूदा। तो यहाँ पे कौन से प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होगा, आप लोगों ने ग्रामर में पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब मूवमेंट होता है ना, मतलब बाहर से अंदर की तरफ जाना पाया जाता है, मूवमेंट होता है, तो वहाँ पे इंटू का प्रयोग होता है, इंटू प्रीपोजिशन लगाया जाता है, आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इंटू। ठीक है, अब चलिए चलते हैं 9वें क्वेश्चन के ऊपर। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे दूसरा पैसेज आ चुका है। अब ये दूसरा पैसेज है, आई थिंक ये आपके किताब के अंदर से ही है। चलिए चलते हैं, पहले पैसेज को पढ़ते हैं और इसका आंसर जल्दी से करते हैं, इसको भी निपटाते हैं जल्दी से। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड it was beautiful. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they were quaked too much. Luckily, Mr. Kissing took the joke the right way. He read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. Since then, I have been allowed to talk and I have not been assigned any extra homework. आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सिंपल सा आप इस पैसेज को पढ़ेंगे क्योंकि आपकी किताब के अंदर से ही है। अगर आपकी किताब के अंदर से है, आपने पढ़ रखा पहले से, तो आप इसका आंसर जो है ना, मतलब जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप सबका आंसर इजीली कर पाएंगे। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। इन एन्ने's पोएम द डकलिंग्स एंड द फादर स्वैन सिम्बलाइज, यहाँ पे जो पोएम है ना, जो एन्ने के द्वारा क्लास में सर जी को बताया गया था, ठीक है, उनके सर को, टीचर को बताया गया था। तो यहाँ पे बताया गया जो यहाँ पे डकलिंग्स है और जो यहाँ पे फादर स्वैन है, यहाँ पे किसको सिम्बलाइज करता है। तो जो डकलिंग्स यहाँ पे है ना, डकलिंग्स जो है चिल्ड्रेन, और यहाँ पे फादर स्वैन जो है पेरेंट्स को सिम्बलाइज करता है, आपको याद रखना है। ठीक है, आपने स्टोरी पढ़ रखा होगा तो आपको याद होगा। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए। 10वां क्वेश्चन यहाँ पे है, मिस्टर किसिंग आई हैड असाइंड एन्ने एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज, मतलब जो मिस्टर किसिंग थे, जो उनके टीचर थे एन्ने के, उनको एक्स्ट्रा होमवर्क क्यों देते थे, इसका रीज़न क्या है। तो आपको पता होगा कि वह क्लास में ज़्यादा ही बोलती थी, इसलिए उनको होमवर्क ज़्यादा ही दिया जाता था सर जी के द्वारा, मतलब मिस्टर किसिंग के द्वारा। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब चले चलते हैं 11वें क्वेश्चन के ऊपर, 11वें क्वेश्चन के ऊपर। मंडेला पास्ड ईयर्स इन जेल, मतलब जो मंडेला थे, आपने पढ़ रखा होगा, चैप्टर नंबर 2 या फिर 3 में होगा, ठीक है, उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो मंडेला थे कितने वर्षों तक जेल में बिताए थे, उन्हें कितने वर्षों तक जेल में रखा गया था। तो आपको पता होगा उसमें 27 ईयर्स आपने पढ़ रखा होगा कि 27 वर्षों तक वो जेल में थे, ठीक है, मंडेला जी। अब चले चलते हैं 12वें क्वेश्चन के ऊपर। महासीर इज अ डॉट 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 फाउंड इन कुर्ग, मतलब जो महासीर है कुर्ग में पाया गया था, लेकिन वो क्या है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर रहेगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, एक लार्ज, एक बड़ा सा फ्रेश वाटर फिश था, जो कहाँ पाया जाता था, जो कि कुर्ग में पाया जाता था। अब चलिए चलते हैं 13वें क्वेश्चन के ऊपर। द बस कंडक्टर वाज अ मैन, मतलब जो बस कंडक्टर था, आप लोगों ने भोली वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, उसमें बस कंडक्टर कैसा था, उसका नेचर कैसा था। तो आप लोग पढ़े होंगे, जॉली नेचर का था बस कंडक्टर, ठीक है, जॉली नेचर का था, मतलब हंसमुख स्वभाव का था, ठीक है, जो बस कंडक्टर था कैसा था, हंसमुख स्वभाव का था, इसलिए यहाँ पे जॉली बोला गया। 14वें क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है किसी पोएम का। एमांडा आप लोगों ने पोएम पढ़ रखा होगा, उसी पोएम का एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ने के बाद आपको कुछ क्वेश्चन का आंसर करना है। तो चलिए पढ़ते हैं पहले इस एक्सट्रैक्ट को। डोंट बाइट योर नेल्स एमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स एमांडा, स्टॉप दैट स्लॉची एंड सिट अप स्ट्रेट एमांडा। अब यहाँ पे एमांडा के माता के द्वारा एमांडा को यहाँ पे डांटा जाता था कि डोंट बाइट योर नेल्स एमांडा, मतलब अपने नाखूनों को कुतरना बंद करो। डोंट हंच योर शोल्डर्स एमांडा, अपने कंधे को झुकाना बंद करो, अपने कंधे को मत झुकाओ। स्टॉप दैट स्लोचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, और अपने जो कमर है, कमर को मोड़ो मत, स्ट्रेट बैठो।
यहाँ पे अमांडा को कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जाता था उनके माता पिता के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे बस इसी से सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, हु इज़ द स्पीकर इन द अबव लाइन्स। तो मैंने जैसा कि आप लोग को बताया कि यहाँ पे जो ऊपर लाइन है ना, किसके द्वारा बोला जाता था, किसके द्वारा डांटा जाता था अमांडा को, तो यहाँ पे उसके पेरेंट्स के द्वारा अमांडा को डांटा जाता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चले चलते हैं 15वें क्वेश्चन के ऊपर। 15वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज। जो स्पीकर है उस पोएम में ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि अमांडा इज एन अनरूली गर्ल, अमांडा रिमेन्स अनटाइडी, इंस्ट्रक्शंस कैन मेक अमांडा बिहेव बेटर, ही वांट्स टू स्कोल्ड अमांडा। यहाँ पे देखिए सीधा सा मतलब इसका है कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस कैन मेक अमांडा बिहेव बेटर, मतलब जो इंस्ट्रक्शन उनके माता पिता के द्वारा दिया जा रहा था वो उनके बिहेव में परिवर्तन ला सकता था, उनके बिहेव को अच्छा कर सकता था, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इट वाज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट बिकॉज मिस्टर Pumphrey did not want Tricky back. Tricky did not create problems. Tricky was not recovering fast. Mrs. Pumphrey sent a lot of his eatables that the doctor enjoyed. So दोस्तों आप लोगों ने चैप्टर जरूर से पढ़ा होगा। इस चैप्टर में एक ट्रिकी नाम का कुत्ता होता है और उस कुत्ते को ओवर फूडिंग की वजह से बीमारी हो जाती है और उस कुत्ते को क्या किया जाता है, हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। और चूँकि ओवर फूडिंग की वजह से ही काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम उसे हो रहा था, फिर भी वहाँ जो मिसेस Pumphrey थी वह मानती नहीं थी, तब भी हॉस्पिटल में उन्हें खाना भिजवा दिया करते थे। इसका आंसर हो जाएगा मिसेस Pumphrey सेंट अ लॉट ऑफ ईटेबल्स दैट द डॉक्टर एंजॉयड। तो जो वहाँ पे मिसेस Pumphrey थी ना, मिसेस Pumphrey हॉस्पिटल में भी खाना भिजवाया करती थी, कुछ खाने पीने की चीज़ें भिजवाया करती थी और वहाँ के जो डॉक्टर्स थे वो खुद ही खा जाया करते थे। तो यहाँ पे उसी के बारे में बताया गया है। अब चले चलते हैं 17वें क्वेश्चन के ऊपर। अनिल टॉट हरी सिंह टू। अनिल ने हरी सिंह को सिखाया, क्या क्या सिखाया, तो इसका आंसर रहेगा कुक, राइट एंड ऐड नंबर्स। आप लोगों ने वाला स्टोरी भी पढ़ा होगा। द बुक गिफ्टेड टू ई ब्राइट बाय हिज मदर वॉज। अब यहाँ पे ई ब्राइट को जो यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे उनको उनके मदर के द्वारा एक किताब गिफ्ट किया गया था और वह किताब क्या था, उसका नाम क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा द ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10। इसका आंसर हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब मटिल्डा। यहाँ पे जो फॉलोइंग ऑप्शंस है ना, यहाँ पे जो कॉम्बिनेशंस हैं यहाँ पे मटिल्डा को डिस्क्राइब करते हैं। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मटिल्डा को डिस्क्राइब करता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा फैशनेबल, एम्बिशियस एंड मिडिल क्लास। इसका आंसर हो जाएगा। अब चले चलते हैं लास्ट एंड 20वें क्वेश्चन के ऊपर। भोली वॉज सेंट टू स्कूल बिकॉज हर फादर फेल्ट कंपेल्ड टू डू सो, हर मदर वांटेड टू गेट एजुकेटेड, everybody else sent his daughters to school, it was necessary for her marriage। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि सभी लोग क्या थे, उसकी शादी के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान थे क्योंकि वह थोड़ी सी अगली थी और थोड़ा सा उसका सेंस काम नहीं कर रहा था। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चले चलते हैं पार्ट बी की तरफ और यहाँ पे इसको भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे जो पैसेज है ना, पैसेज आपको खुद से ही करना है, क्योंकि यहाँ पे जो पैसेज होता है ना, अनसीन पैसेज होता है और अनसीन पैसेज मतलब ही होता है बिना देखा हुआ पैसेज, जो कभी देखा ही नहीं गया हो ऐसा पैसेज आपके एग्जाम में आता है। जो पहला और दूसरा पैसेज है ना, ये पहला दूसरा पैसेज आपकी किताब के अंदर से ही हो सकता है, लेकिन ये जो पैसेज है ये अनसीन पैसेज होता है, यानी कि बिना देखा हुआ पैसेज होता है। आप लोगों ने नाम से ही क्लियर कर लिया होगा। सो आप क्या करेंगे, इस पैसेज को ऊपर की तरह ही पढ़ेंगे आराम से और इसका आंसर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी किताब के अंदर ये रहेगा ही नहीं, बाहर से आएगा। सो आपको केयरफुली इसको समझना पड़ेगा, उसके बाद इसका आंसर करने का प्रयास करना पड़ेगा। अब चलिए चलते हैं यहाँ पे राइटिंग की तरफ। राइटिंग में आपका एप्लीकेशन और लेटर रहेगा। आप लोगों ने एप्लीकेशन और लेटर लिखने का तरीका पता होगा, ठीक है। अगर आपको तरीका पता है तो आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बस आपको समझना क्या है, तरीका समझना है। सो आप क्या कर लीजिए, तरीका आराम से समझ लीजिए कि आपको राइटिंग में एप्लीकेशन और लेटर को कैसे लिखना है। दोनों में से आपको एक ही करना है, बट आपको बेस्ट तरीके से करना है। आपको समझ लेना है कि कैसे लिखना पड़ेगा लेटर को, उसका तरीका क्या रहेगा, कैसे एप्लीकेशन को लिखेंगे उसका तरीका क्या रहेगा। बस इतना आप समझ लेंगे, उसके बाद आप कुछ भी लिखते चले जाइए, ठीक है। अब चलिए चलते हैं यहाँ पे राइट अ रिपोर्ट ऑफ क्राफ्ट एग्जीबिशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। अब यहाँ पे क्राफ्ट एग्जीबिशन क्या होता है, काफ़ी लोग तो इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो क्राफ्ट एग्जीबिशन क्या होता है, मतलब स्कूल्स में जो कला के लिए कुछ प्रदर्शनी कराया जाता है, यानी कि शिल्प प्रदर्शनी इसको बोलते हैं हिंदी में, वो कराई जाती है और वहाँ पे काफ़ी लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसमें। आपको यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है, सभी टॉपिक से थोड़ा थोड़ा कर करके ना आपको 80 to 100 वर्ड्स कंप्लीट कर देने हैं। इससे क्या होगा, आपको फुल मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। उसके बाद और करके यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है,
Look at the picture given below, taking clues from it, write an article on advantage and disadvantage of internet in about 80 to 100 words। अब यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, इंटरनेट के बारे में आप लोग बहुत सारे बातों को जानते होंगे। यहाँ पे टॉपिक भी दिया हुआ है, कम्युनिकेशन फोरम, यहाँ पे सोशल अटेंशन, और यहाँ पे साइबर क्राइम, इंटरनेट एडिक्शन, ऑनलाइन कोर्सेज, एंटरटेनमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग, कम्युनिकेशन फोरम, ये सब जितने टॉपिक दिए सबको आपको एक एक के बारे में लिखते चले जाना है, 80 to 100 वर्ड्स कंप्लीट कर देना है। ऐसे ही आप क्या करेंगे, आर्टिकल को लिख देंगे, दोनों में से आपको एक ही करना है। सो अगर ये वाला आपके एग्जाम में आ जाता है ना, तो आप इसको बेस्ट तरीके से लिखेंगे। मैं कहता हूँ कि आप 80 to 100 वर्ड्स के बजाय आप 200 वर्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे सिंपल है, सभी लोग इसके बारे में जानते हैं, परिचित हैं। अब चलते हैं ग्रामर की तरफ। ग्रामर में यहाँ पे री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। करण सेड टू हर मदर, प्लीज़ अलाउ मी टू प्ले। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस का एक सेंटेंस है, और यहाँ पे बोला गया है कि इसको आप क्या करिए, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करिए। कैसे करना है आपको, आप लोगों ने रूल पढ़ा होगा, ठीक है, रूल पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो सिंपल सा इसको कर पाएंगे। कैसे करेंगे, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सेड टू का हो जाएगा यहाँ पे टोल्ड, टोल्ड हो जाएगा, बिल्कुल गलत। आप लोगों ने टोल्ड ही पढ़ा होगा, लेकिन गलत हो जाएगा। आप लोगों ने समझना है पहले, कैसे समझना है, अगर इम्परेटिव सेंटेंस रहेगा ना, पहले अगर इम्परेटिव सेंटेंस रहेगा तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करना पड़ेगा। बस उसमें देखना क्या है, आपको देखना है कि कौन सा वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, मतलब रिक्वेस्टिंग वर्ड का इस्तेमाल किया गया है या फिर ऑर्डर किया गया है, ये समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे चूँकि प्लीज़ का इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब यहाँ पर रिक्वेस्ट किया गया है। सो इसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनेगा मैं आपको बता दूँ, किरण रिक्वेस्टेड हर मदर टू अलाउ हर टू प्ले, ऐसे ही बनेगा। बस आपको करना क्या है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट रहेगा ना, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को आपको एज इट इज़ लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग कर देना, मतलब अगर रिक्वेस्ट का यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है तो रिक्वेस्टेड लिख देंगे। अदरवाइज अगर आपके सामने क्या आता है, ऑर्डर का यहाँ पे सिंबल होता है, यानी कि ऑर्डरली इस वर्ड इस्तेमाल किया गया है, तो आप ऑर्डर का इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है। तो आप सिचुएशन के हिसाब से करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ पे वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कर देना है, ऐसे ही आपको करना है, मतलब सब्जेक्ट प्लस रिक्वेस्टेड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे ही कर देना है, सिंपल सा आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बना लेंगे। उसके बाद चले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। आई नो यू वेरी वेल, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, कैसा सेंटेंस है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पैसिव वॉइस बनता है, किस में बनता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसका इस्तेमाल करके बनता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पैसिव वॉइस में हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले रखते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले रखते हैं। उसके बाद आप लोग जानते होंगे, ऑब्जेक्ट को रखने के बाद जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है ना, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मैन वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। मैन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल इसमें करेंगे। किसका थर्ड फॉर्म, मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें सब्जेक्ट लिख देते हैं, सॉरी, उसके पहले बाई का प्रयोग करते हैं, बाई, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, आप लोग जानते होंगे। अब चले चलते हैं, इसको बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले इसमें क्या होगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट बनाएं। जो हमारा यहाँ पे यू है ना, यू हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हम इसको पहले लिखेंगे यू। क्या लिखेंगे पहले हम, यू। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, चूँकि हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको कन्वर्ट करेंगे हम आर, यू आर। अब थर्ड फॉर्म मैन वर्ब का, यू आर नॉन वेरी वेल बाई मी, बाई मी। चूँकि आई का अगर हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनाएंगे तो मी ही बनेगा, तो इस तरह से इसको हम बना देंगे। अब चले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंक्चुएट द फॉलोइंग, इसको क्या करना है, पंक्चुएट करना है, मतलब जहाँ कॉमा फुल स्टॉप का इस्तेमाल नहीं किया गया है वो हमको कर देना है। द गार्डनर सेड टू मी। अब चूँकि आप लोग जानते हैं कि जो पहला वर्ड होता है वो कैपिटल होता है हमेशा, तो आपको द में जो पहला वर्ड है ना, टी, इसको कैपिटल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेड टू मी, मी के बाद आपको कॉमा लगाना है। उसके बाद यहाँ पे डी को कैपिटल करना है, और डी के पहले डबल इन्वर्टेड कामा आपको लगा देना है, और यहाँ पे फ्लावर्स के बाद आपको फुल स्टॉप लगा के यहाँ पे इन्वर्टेड कामा बंद कर देना है। तो इस तरह से ये भी हो जाएगा। सो दोस्तों, अब चलिए चलते हैं ट्रांसलेशन की ओर। ट्रांसलेशन में कुछ इस प्रकार का यहाँ पे दिया हुआ है। कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था, उसी समय मेरा मित्र मुझसे मिलने आ गया। हम शाम तक साथ रहे। मित्र से मिलकर मैं खुश था, किंतु पुस्तकालय ना जाने पाने के कारण दुखी भी हुआ। सो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार का पैसेज आएगा और आपको इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करना रहेगा। तो चलिए दोस्तों, हम इसका इंग्लिश जानते हैं। आप लोग क्या करिएगा, इस इंग्लिश को आप हो सकेगा तो नोट कर लीजिएगा, अदरवाइज समझने का प्रयास करिएगा। आप लोगों ने क्या करना है ना,
जितने भी टेंस होते हैं टेंसेस का इसमें रूल लगाना है। अगर आप टेंसेस का रूल लगाते हैं तो आप लोग इसको इजीली कर पाएंगे, सभी ट्रांसलेशन को आराम से कर पाएंगे। जो भी पैसेज इसमें दिया रहेगा आपके एग्जाम में जो आएगा आप उसको आराम से कर पाएंगे। इसके लिए आपके टेंसेस के रूल क्लियर होने चाहिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसका इंग्लिश आपको बताते हैं। कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था। एट टुमारो मॉर्निंग आई वॉन्टेड टू गो टू द लाइब्रेरी। एट द सेम टाइम अ फ्रेंड ऑफ माइन कैम टू मीट मी। हम शाम तक साथ रहे। वी स्टेड टुगेदर टिल इवनिंग। मिर से मिलकर मैं खुश था। आई वॉज हैप्पी टू मीट द फ्रेंड। किंतु पुस्तकालय न जा पाने के कारण दुखी भी हुआ। बट ऑल्सो सैड बिकॉज ऑफ नॉट बीइंग एबल टू गो टू द लाइब्रेरी। सो इस तरह से आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन कर पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना रहेगा ना, टेंसेस का सारा रूल्स आपको क्लियर होना चाहिए। सो आई होप आपको टेंसेस का पूरा रूल क्लियर है। अगर क्लियर है ना तो आपको ट्रांसलेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप सारे क्वेश्चन के पेपर को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिटरेचर को छोड़कर बाकी सबको आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अब मैं लिटरेचर को एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको बता नहीं पाऊँगा क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका जो समय है वेस्ट हो। आप लोग सिंपल सा क्या करिए, अगर आपके पास समय है, अगर आप कैपेबल हैं तो आप एनसीईआरटी को पढ़ लीजिएगा, हर चैप्टर का समरी समझ लीजिएगा। समरी को समझने के बाद क्या करना ना, आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। रियली बता रहा हूँ कि हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा समरी पढ़ने के बाद में। सो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप हर क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। सो जो भी मैंने आपको क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे बताया, जो कुछ भी मैंने इस वीडियो में बताया, अगर उसको आप फॉलो करेंगे ना तो आपको 95+ स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, मैं आपको यकीन दिला दूँ। तो इसी के साथ ना मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।